चलिए पहला इफेक्ट लिखो। अच्छा ये सब शायद डिस्कस भी कर चुका है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। बता क्या कर सकता है। रुक जा भाई, सबको मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा। बताइए तुम आया था, फिर भी बता कि तू फोर्स लगा के क्या क्या कर सकता है। मूव कर से लिखिए। पहला, इट कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या सोच के बोला, मतलब एक एग्जांपल बता दे। साइकिल पहले रुका था, कहां रुका था। या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं झूला में दोस्त बैठा था, फोर्स लगाए, वो पहले रेस्ट में था, फिर किस में चला गया, मोशन में। तो फोर्स से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल में लिख लो, किकिंग ऑफ फुटबॉल, किकिंग ऑफ फुटबॉल। और एक एग्जांपल बता, सिंपल सिंपल तरीका। कैचिंग अ बॉल हो सकता है कि नहीं बोल सकते, क्या शाश्वत। बॉल अगर कैच कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले बॉल बहुत स्पीड से आ रहा था, अचानक पकड़ लिए, उसका मोशन कितना हो गया, 0। लिखिए कैचिंग अ बॉल। ठीक है, तो दो चीज हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट इफेक्ट लिखिए, नेक्स्ट। ठीक है, ये सब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कुछ अच्छा चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल बता, तो ही बता, तब तो बाहर चल जाएगा बॉल। और कुछ बता, मार के भुला देना। बताओ। ना ना ना, ये तो गलत बोल दी। डस्टर अगर रखा हुआ है और उस पर फोर्स लगाए तो पहला कैटेगरी वाले में आएगा कि इस कैटेगरी में आएगा, पहला में ना। डस्टर रखा हुआ, तुम उसमें फोर्स लगाए तो उसका तुम क्या चेंज की, मोशन चेंज की। हमको क्या चेंज करना है, डायरेक्शन। बता, बैठ के ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हजारों एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक बताना है। फिर किक किए तो, पहले बॉल रुका था, तुम किक की तो वो अपना मोशन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो बता, कविश, कविश नाम है ना, बैठ के बताना यार। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर एक बॉलर बॉलिंग किया तो बॉल पहले किसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, अगर बैट से लग गया तुम्हारा तो बॉल कहीं और चला जाता है, तो बैट से हम उस बॉल पर क्या लगाए, एक फोर्स, तो उसका मोशन को क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, यानी लिखो हिटिंग अ क्रिकेट बॉल। और कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बताओ ना। बता, और बता कुछ, सोचो, तुम सोचो।
सोचो। अच्छा, कि कौन कौन बता सकता है एग्जांपल सोच के? बढ़िया बढ़िया बता। एक ही बात है यार, कुछ नया इन्वेंशन कर, कुछ नया इन्वेंशन कर। ठीक है, थोड़ा। हाँ, तो तू ढकेल ढकेल के कर रहा है। अच्छा वाल है पाप कि पापा इधर लेफ्ट जाना, रुको हम उतर के ढकेल देते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ अच्छा एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसको बढ़िया से समझो, ये थोड़ा काम भी आएगा आप लोग का। जैसे अगर एक हम धागा में एक बॉल लगा लें और इसको ऐसे 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 घुमाएं, तो बॉल तो ऐसे रोटेट होगा। इसमें बॉल का क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। कैसे चेंज हो रहा है वो समझो ध्यान से। पहले बॉल इधर जाना चाह रहा था, फिर बॉल यहां आ गया, फिर इधर जाना चाह रहा था, फिर बॉल यहां आ गया, इधर जाना चाह रहा था, पहले इधर फिर इधर फिर इधर। यानी ये बार बार अपना क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। तो कोई फोर्स लग के ही डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? हम एक फोर्स लिखवाए हैं धागे में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स लिखवाए थे लोग में। तो इस बॉल पे कौन सा फोर्स पता है? इस धागे, अच्छा ये बॉल अगर हम ऐसे घुमाते हैं, मान के शाश्वत को ऐसे पकड़ के ना रस्सी जैसे घुमा रहे हैं, गलती से रस्सी टूट गया तो शाश्वत अंदर आएगा कि बाहर? बाहर। इसका मतलब इसको कौन कौन फोर्स खींच रहा होगा? अंदर धागा ही खींच रहा होगा। और धागे में कौन सा फोर्स? टेंशन। यानी वो टेंशन फोर्स है जो फोर्स इसका बार बार इसका क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। लिखिए, इसको ड्रॉ करो। यहां लिखो हेयर स्ट्रिंग चेंजेस द, ऐसे लिखो, हेयर फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, हेयर फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में लिखना टेंशन, changes the direction of ball। ठीक है, इस एग्जांपल को बढ़िया से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको एग्जांपल्स दे सकता है और बोलेगा इसमें क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, अब तुम लोग का हम दिमाग चेक करते हैं। पहले इसको उतारो फिर। चलो, हो गया ये चीज, उतार लिए? नहीं, अब इसी को तुम्हारे पास अगर एक क्वेश्चन आए, वाह, ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा छोटा सा अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है ना? तो मेरे को ये बताओ, जो अर्थ इसमें घूम रहा है, तो अर्थ अपना क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। पक्का है? पहले ये इधर जा रहा था, फिर बाद में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। और हम लोग को पता है कि कोई अपना डायरेक्शन तभी चेंज कर सकता है जब उस पर फोर्स लगे। बताइए यहां पर वो कौन सा फोर्स है? तो अर्थ में यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। कौन लगा रहा है? सन। तो अर्थ को इधर खींच रहा था वो। तो देखो, अब उसको प्रैक्टिकली समझो कि वो इधर भागा, इधर खींचा, तो इधर जाके यहां आ गया, फिर इधर जाना चाह रहा है, इधर खींचा, यानी बार बार वो बाहर जाना चाह रहा है ना। और इसको अंदर कौन खींच रहा है? सन। सन का मतलब कौन सा फोर्स?
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये एफ जी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर यह बोल सकते हैं कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन। इसको उतारो और फिर से लिखो, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स changes the direction of earth। हमला बना क्या, उसका देख रहा है कैसा बनाया है। चल ठीक 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 ठीक, बढ़िया बनाया। तो सेंटेंस लिखो, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट लिखो, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई अगर चल रहा हो तो फोर्स उसका या तो स्पीड इंक्रीज कर सकता है या तो इसका स्पीड डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर तुमको किसी का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, तो फोर्स किधर लगाएंगे, जिधर बॉडी जा रहा है कि उसका उल्टा तरफ, जिधर जा रहा है। इतना बुद्धि भगवान दिया है, तो वही लिखो यहां पर, when force is applied along the direction of motion, when force is applied along the direction of motion, तो यहां क्या लिखोगे, बहुत सुंदर लिखिए, when force is applied opposite to the direction of motion, यहां अपोजिट लिखना है बस, खुद से लिखिए। और अपने मन में तब तक एक बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल सोच के रखिए। लड़की लोग सोच के रखेगी ये वाला और लड़का लोग सोचेगा ये वाला। हाँ, और हम एक ही एग्जाम्पल देंगे, उसमें दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लड़का लोग को वो सोचना है, लड़कियों को ये सोचना है। सोच लिया, नहीं सोचा, सोच सोच सोच। बुक बुक बंद कर रहे, सब चुरा लेता है बुक से।
देखो देखो, नेक्स्ट क्लास में ना हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, खुद से ही 30 40 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरे क्लास में सारी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि स्कूल में कोई क्वेश्चन आए मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये वाला बताना है आपको। चलिए लड़के तैयार हो? नहीं? चल बता, तू बता। सोचा ही नहीं? कौन लड़का सोच के रखा है अभी तक? बैक मतलब बेकार है। चल लड़की लोग में कौन सोचा है? चलो एक बताइए। सर अगर एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है और उसको हम लोग फोर्स करें तो वापस तो वही बात हुआ, मतलब एग्जाम्पल देना है भाई। एक देखिए सर ऐसा हो रहा है और इसमें ये फोर्स उसका स्पीड घटा रहा है, ऐसे बताना एग्जाम्पल में। चलो कोई भी बताओ कि सर हम ये सोच के रखे हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसे स्पीड बढ़ा और ये फोर्स बढ़ाया, ऐसे बताना एग्जाम्पल। जैसे हम देखो कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए। इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, ग्रेविटेशन किया। फिर देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए, इसमें टेंशन किया। तो उसी तरह से आपको सोच के बताना है, ऐसे नहीं सर सोचिए एक ऑब्जेक्ट है फिर उसमें ऐसे नहीं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो और बताओ सर ऐसे ऐसे हो रहा है। कोई भी? सर एक स्विंग है मतलब उर्दू बोली है? हाँ दोनों तरफ इंजन लगा दिया और दोनों खींच रहा है। मतलब तू बोल रहा हो ट्रेन हम बनाते हैं, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, 5 डब्बा, ठीक है। एक इंजन इधर लगा दिया, इसको इंजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस साइड ट्रेन मूविंग है उधर पीछे वाला भी उधर ही साइड चल रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जा, ये ट्रेन तेरे को ले किधर जाना है? नहीं नहीं नहीं, तू पहले बता किधर लेके जाएगा ट्रेन? इधर चल, तेरा ट्रेन इधर जा रहा है। अब इंजन कहाँ कहाँ लगाया तू? एक तो मेन जो पहले अच्छा एक मेन पहले लगा दिए भाई, ये रहा पहला इंजन। एक सेम वैसे ही इधर से ऐसे? ठीक है चल लगता है। अरे गधा, तो इससे अच्छा है तू एक इंजन यही लगा ले। मूवी होता है, दोनों होता है। देख पीछे लगाने से दिक्कत क्या होगा ना, दो ट्रेन जब आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो देखो दो चीज को तुम ऐसे समझ, धागा तुमको दिए और बोले एक धागा से इसको पुश करके दिखा, पुश कर पाएगा किसी को धागे को बांध के? नहीं, धागा सिर्फ क्या कर सकता है? खींच सकता है। उसी तरह से दोनों ट्रेन के बीच में जो कपलिंग लगा रहता है ना, वो सिर्फ किसका काम करता है? खींचने का। और तू बोलेगा एक इधर से भी खींच और पीछे से भी खींच, तो इसीलिए तुम कभी देखना मालगाड़ी जो होता है ना वो हैवी रहता है, तो देखना हमेशा दो इंजन आगे रहता है। अब तू जो बात कर रहा है ना, वो इंजन दोनों तरफ इसलिए लगाते हैं, ये ड्राइवर एक बार इधर बैठ के इस ट्रेन को उधर लेके जाता है और कहीं कहीं इंजन ना चेंज करके डायरेक्ट वो ड्राइवर उठ के इधर आ जाएगा, बोलेगा चलो वापस लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर तुम लोग गए होगे तो धनबाद से गोमो गए हो, गए ना? गोमो में देखना कभी कभी वो इंजन चेंज होता है, क्योंकि धनबाद ये रहा, गोमो ये रहा, रांची ये रहा, तो ये ऐसे रूट है इसका। तो ट्रेन ऐसे पहले गया, अब थोड़ी ना ट्रेन को वहां से यू टर्न मार रहा है, तो ट्रेन ऐसे कैसे रहता है, वो इंजन यहाँ से खुल के इधर आ जाता है। जहां खोलने का व्यवस्था वहां कर देते हैं, लेकिन जहां खोलने का व्यवस्था ना हो वहां दोनों तरफ इंजन लगा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ सेम साइड लगा दिए, एक आगे से खींच रहा है, बोला भाई नहीं तो हम भी पीछे से धकेल रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो ये सब से अच्छा है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं बहुत, कि मान के चलो एक बॉल को तुम ऊपर फेंके,
ठीक है, दोनों एग्जांपल इसी में हो जाएगा। तो बॉल जब ऊपर फेंकते हो तो ये बॉल ऐसे ऊपर तक जाता है, तो यहां से अगर कुछ स्पीड से फेंके, मान के चलो कितना स्पीड से फेंके, 20 मीटर पर सेकेंड, जब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका स्पीड वही रहता है या धीरे धीरे कम होता जाता है? कम होता है। 20 से होगा मतलब 20 से हो जाएगा 18, 10, 8, 7, 5 और लास्ट में कितना हो जाएगा? 0। तो इसका स्पीड डिक्रीज किया। अब हम बोलेंगे स्पीड तभी डिक्रीज होगा जब कोई फोर्स लगेगा। तो बताइए बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर? नीचे की तरफ। और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इस एग्जांपल से ये बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल के मोशन के सेम डायरेक्शन में लगा कि अपोजिट? अपोजिट, इसलिए इसका स्पीड घट गया। अब सेम केस जब बॉल यहां से लेकर वापस तुम्हारे हाथ तक आएगा तो इसका स्पीड फिर बढ़ेगा, 2, 8, 10, 15, 20। तो यहां से जब नीचे तक आया तो इसका स्पीड बढ़ा, और स्पीड तभी बढ़ेगा जब कोई फोर्स लगेगा। तो हम फिर बोलेंगे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा? नीचे। तो इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगा कि अपोजिट? मोशन के डायरेक्शन में। तो यहाँ स्पीड बढ़ा और यहाँ स्पीड घटा, दोनों हो गया खत्म। तो इसको ड्रॉ कर लो कहां पर? बॉयज वाले सेक्शन में। बॉयज वाला सेक्शन में क्या था? स्पीड इंक्रीज। तो यहाँ स्पीड इंक्रीज होगा और यहां पर स्पीड डिक्रीज होगा। बस और एकदम ऐसा नहीं हम खींच रहे हैं, हम धकेल रहे हैं, एकदम सटीक एग्जांपल देना है कौन सा फोर्स क्या कर रहा है। समझा जी? दोनों एग्जांपल ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद हम लिखवा भी देते हैं, ठीक है? या हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद लिखो। यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिखेंगे, देखो इधर देखो, यहां कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, किधर एक्ट कर रहा है? अलोंग द मोशन कि अपोजिट टू द मोशन? अपोजिट, एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। Hence, speed decreases. अब तुम लोग इतना दिमाग है कि इसको तुम यहां लिख सकते हो खुद से। चलो उतारो फटाफट। लास्ट लिखो। और क्या चेंज कर सकता है लास्ट में? शेप एंड साइज लिखो। इट कैन चेंज शेप एंड साइज। बता भाई। पहले ये बता, एक एग्जांपल बता जिसमें शेप चेंज का एग्जांपल हो, और एक बता जिसमें साइज चेंज कर दे रहा है। शेप चेंज। हाँ बता। लेट को जब आप लोग पुल करते हैं तो वो शेप चेंज होता है। अच्छा हाँ चलो, जैसे मिट्टी से खेले हो, कच्चा मिट्टी, ऐसे ऐसे करके उसका हम क्या चेंज कर सकते हैं? शेप। उसमें साइज चेंज होता है क्या? कभी नहीं कर सकते साइज, क्योंकि जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। साइज से शेप, उसका खाली क्या चेंज करते हैं? शेप। लिखिए लिखिए, व्हेन वी प्ले विथ अ क्ले, इसमें लिखना शेप में, व्हेन वी प्ले विथ अ क्ले आवर मस्कुलर फोर्स, व्हेन वी प्ले विथ अ क्ले आवर मस्कुलर फोर्स changes the shape of the body,
चल साइज बता दे। बता कैसा फोर्स लगाना है, साइज चेंज कर देंगे। हाँ सही पकड़ा हुआ। गुब्बारा में फूंक मारते जाओ तो गुब्बारा बड़ा होते जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। वाह, सोचो। शायद सूडो सूडो खाली सूडो लगा रखा है, बेकार पढ़ा दिए हम सूडो। बता। अच्छा बैलून कैसे फुलाता है, मतलब हाथ से? मुंह, अरे मुंह में मसल्स है, वाह गजब। नॉर्मल फोर्स। और अब समझो ध्यान से, हम उसमें फूंक मारते हैं तो उस बैलून के अंदर हम क्या भरते हैं? हवा। और हवा तभी भरते हैं, और इस यही नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो जब हवा भरते हैं तो इस बैलून के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर, ठीक है। तो एक फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू प्रेशर, और वही फोर्स क्या चेंज करता है? शेप। समझ में आया? लिखिए, सिंपल लिख लो। व्हेन वी ब्लो अ बैलून, व्हेन वी ब्लो अ बैलून, ठीक है, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस द साइज ऑफ द बैलून, ठीक है। इसमें हम एक और बताते हैं जो आप लोग को याद रखना है। ये क्या है? स्प्रिंग। सबसे मस्त एग्जांपल। स्प्रिंग में फोर्स लगाओ तो दब जाएगा, खींचो तो वो खिंचा जाता है, ठीक है। तो यानी क्या चेंज कर रहा है? साइज की शेप। समझ में आया? लिखो, इसमें लिखो एक में, या लिखो, when we apply a force on a spring, when we apply force on a spring, it changes the shape, शेप नहीं होगा इसमें, साइज होगा। इसको खींचोगे चाहे दबाओगे वो स्प्रिंग ही जैसा रहेगा ना, उसका क्या बढ़ेगा? साइज। साइज छोटा होगा और साइज बड़ा होगा। इट चेंजेस द साइज ऑफ द स्प्रिंग, इट चेंजेस द साइज ऑफ द स्प्रिंग। इसको यहां ड्रॉ करना साइज में, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एक बैलून वाला हो गया, एक स्प्रिंग वाला हो गया, और एक क्ले वाला हो गया। इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये क्लियर हो गया? लिखिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड। अच्छा, कैसे पता चलता है कि इसमें बैलेंस्ड और इसमें अनबैलेंस्ड है? जैसे कि इस बॉटल पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? कौन कौन सा? एक तो ग्रेविटेशन इसको खींच रहा है नीचे, तो ये नीचे तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इस पे फोर्स ऊपर लगाया होगा। कौन लगा रहा है? टेबल। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 2। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा है कि अनबैलेंस्ड? कैसे पता करेंगे? इसका सिंपल सा तरीका है, अगर वो बॉडी तुमको दिख रहा है कि रुका हुआ है,
तो उसमें टोटल जो फोर्सेस है वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड। और अगर वो बॉडी मोशन में है तो हम बोलेंगे वो क्या लगा हुआ है, अनबैलेंस्ड। लिखिए बैलेंस फोर्सेस में लिखिए, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, is in rest or moving with uniform motion, when body is in rest or moving with uniform motion, balanced forces acts, या ऐसे लिखो, forces are balanced। ठीक है, बैलेंस में क्या लिखोगे, या तो बॉडी किसमें हो, रेस्ट पे, या फिर किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में। याद है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ क्या है फर्स्ट लॉ, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। उसी तरीके से बॉडी अगर रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे उसमें, बैलेंस्ड। इसमें लिखो, व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, forces are unbalanced। ठीक है, ये क्लियर हो गया बैलेंस अनबैलेंस्ड का। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं कि क्या बैलेंस और क्या अनबैलेंस्ड है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 F2, और ये कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड, इसका मतलब F1 किसके बराबर होगा, F2। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि एक F1 इधर, एक F2 इधर, एक F3 इधर, और अगर बोल रहा है कि ये बैलेंस्ड है तो क्या लिखोगे, अब बताओ, एक मिनट, अगर ये बैलेंस्ड होगा तो बताओ राइट साइड कौन कौन खींच रहा, F1 और F2। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, ठीक है, राइट साइड कौन कौन खींच रहा, F1 और F2। ठीक है, और लेफ्ट साइड F3। इसका मतलब अगर ये बैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब F1 और F2 मिलके किसको बैलेंस कर रहा होगा, F3। समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से, F1 F2 F3, इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे बता, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3, क्योंकि राइट साइड ये दोनों मिलकर खींच रहा है और ये इधर, तो ये इसमें ये इक्वेशन लिखेंगे। और इसमें अगर सीधा बोला जाए कि F1 और F2 अगर अनबैलेंस्ड है तो हम सीधा बोलेंगे कि F1, सीधा लिख दो, बराबर नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा हमको क्या पता, इसको नोट डाउन करिए।
हो गया। तो फोर्सेस में जितना तुम्हारे बुक में हम सारा चीज बता दिए। स्प्रिंग बैलेंस लिख लो, होमवर्क, ठीक है, गूगल में आराम से देखना, या बता दें या कर लोगे? कर लोगे? सोच लो फिर। होमवर्क क्या है? स्प्रिंग बैलेंस बता देना। चलो लिखो, टॉपिक लिखो, लिखिए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? एक स्प्रिंग है जो बैलेंस है? नहीं, तो क्या है? सबसे पहले लिखना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वेट। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको? वेट को। ठीक है, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, जो सिलेंडर वाला देने आता है ना गैस, कभी बोलना कि भैया गैस कम है, ऐसे मजे में बोल देना, तो उधर से कोई बड़ा सा लाएगा, वो सिलेंडर को ऐसे फंसाएगा और ऐसे उठाएगा। तो एक वो जो डिवाइस इस टाइप का रहता है ना, समझना, यहां से फंसा के एक ऐसा डिवाइस रहता है, इसमें कुछ रीडिंग्स रहता है ऐसा ऐसा, और नीचे एक हुक रहता है। ठीक है, इस हुक में तुम किसी को भी फंसा सकते हो। ठीक है, तुमको जिसको मन करे इसमें टांग दो। ठीक है, और इसका लिमिट रहता है। ऐसा होता तो हम शाश्वत को ही टांग के नाप लेते हैं, पर वो कितना केजी का है तुम? नहीं, 45 का तो नहीं होगा वो। ठीक है, ये ज्यादा कितना होगा, ये 25-30? नहीं नहीं, तुमको नहीं उठाता। तो जैसे कि अगर हमको मेजर करना है कि इस कुर्सी का वेट कितना है, हम ऐसे हुक से इसको फंसाएंगे और ऐसे कर देंगे, तो यहाँ एक लेवल रहता है, वो आके ऐसे अटक जाएगा। तो बताया कि ये 12 पे आके अटका, तो हम समझ जाएंगे कि जो लटका हुआ है वो कितने का है? 12 केजी का। तो वो हमको क्या बता रहा है? उसका वेट। ठीक है, लेकिन वो मेजर क्या करता है? वेट। और वो रीडिंग क्या देता है? वेट का देता है कि रीडिंग मास का देता है? वो 12 जो आया वो वेट है उसका कि मास है? मास है। समझ में आया? तो वो रीडिंग किसका देगा? मास का। और एक्चुअल में वो मेजर क्या करता है? वेट। लिखे नोट में, इट मेजर्स वेट, इट मेजर्स वेट but gives the reading, but gives the reading in mass, but gives the reading in mass। हाँ, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां टांग दे कुछ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। और ये स्प्रिंग बैलेंस वर्क कैसे करता है? तो यहां लिख सकते हो कि स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, या लिख सकते हो दिस वेट is measured by help of spring force। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें जल्दी। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या मेजर करता है? वेट। ठीक है, लेकिन वो रीडिंग किसमें देता है? मास में। और ये मेजर किसके हेल्प से करता है? स्प्रिंग फोर्स के जरिए। समझ में आया? बस इतना स्प्रिंग बैलेंस में जान गए, बहुत है।
हो गया सारा ना? हमको लगता है फोर्स में जितना चीज था हम लोग पढ़ लिए। एक बार बुक देखो, कुछ छूटा है तो बताओ। एक बार देखो कुछ छूटा है तो बताओ। सिर्फ फोर्स में, प्रेशर में नहीं। अरे, वहीं टांग देंगे। देख लिए सब लोग? लगभग सारा टॉपिक्स करवा दिए, ठीक है। चलो अब कुछ कुछ हम अपने मन से बताते हैं, ठीक है। लिखिए, लिखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? नेट। और नेट का मतलब जाल। बहुत बढ़िया, हम लोग मछली पकड़ रहे हैं। टोटल याद है ना? तो यानी कि एक बॉडी में अगर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा हो तो बॉडी किधर जाता है तो डिपेंड करता है कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर है, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मान के चलो कि मेरे पास दो हाथ है, हम दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं। एक बॉडी बिल्डर आदमी हमको इधर खींच रहा है ज्यादा फोर्स से, और शाश्वत इधर खींच रहा है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा? तो मेरे को ये बताओ कि हम यहां से किधर शिफ्ट होंगे, इधर या इधर? बॉडी बिल्डर तरफ, ऐसा हमको लगता है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ? एक डायरेक्शन में कैसे यार? देख, पहले अगर बात करें, हाथ ऐसे कर दिए, एक बॉडी बिल्डर एक शाश्वत, तब गारंटी हम किधर जाएंगे? इधर। लेकिन इस बार एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर है, शाश्वत खींच लेगा। तो अब किधर? ठीक है। इसी देखो, इसी चीज को सीखना है हम लोग को, ठीक है। प्रैक्टिकल भी कर लेंगे आज। क्या? देखो इधर देखो, मान के चलो कि एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लगा, F1, F2, F3, F4, ऐसा बहुत सारा फोर्सेस लगा, तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा और वो किस पे डिपेंड करेगा? चलिए इसको ड्रॉ करिए फटाफट और लिखिए, बॉडी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स रिजल्टेंट फोर्स। यानी जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी उधर ही जाएगा।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं। क्या? नहीं, सास तो एक काम करते हैं, एक तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, दोनों शाश्वत 1 शाश्वत 2 आओ। जैसे हम ही को ले लो, ठीक है, हम आ जा, तू इधर आ, तू इधर आ, और देख ज्यादा खींच, जोर से मत खींचना, ठीक है। तो जैसे एक तू हाथ पकड़ आराम से भाई तू इधर आ, ठीक है। देखो हम जिस हिसाब से बैठे हैं, तेरे को हमेशा उधर ही खींचना है और तेरे को उधर खींचना, चाहे कुछ हो जाए, तेरे को खींचना हमेशा उधर ही है और तेरे को उधर ही है, ठीक है। तो बॉडी किधर जाता है? बॉडी किस तरफ जाता है? रिजल्टेंट फोर्स। तो हम जिधर जाएंगे हम ये समझ लेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स उधर ही है, ठीक है। चल खींच। अच्छा एक मिनट, अब ध्यान से देखो, हम उधर गए इधर गए कि इन दोनों के कहीं बीच में जा रहे हैं? बीच में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, बैठ जा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों फोर्स के कहीं बीच में होगा। ये समझ में आया सबको? लिखो वहां पर। अब अभी बता रहे, अभी 2 के लेके चलना, उसके बाद 3 बुलाएंगे, ठीक है। लिखिए, रिजल्टेंट फोर्स lie anywhere, resultant force lie anywhere in between the forces, resultant force lie इन बिटवीन द फोर्सेस। इन बिटवीन का मतलब क्या हो गया? अगर ये F1 और ये क्या है F2, तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के कहीं बीच में होगा, कहीं भी, एग्जैक्टली बीच नहीं बोल रहे हैं, इन दोनों के कहीं बीच में। और वो फोर्स किधर होगा ये डिपेंड करेगा कि इफ, समझो ध्यान से, कि अगर F1 ज्यादा हुआ, अगर हम एक केस लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो थोड़ा F1 की तरफ होगा। यानी कि अगर शाश्वत की जगह वो बॉडी बिल्डर हमको खींचता, तो हम इधर तो जाते, पर एग्जैक्टली इधर जाते कि थोड़ा बॉडी बिल्डर की तरफ जाते, थोड़ा इधर जाते, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये F1 है, ये F2 है, अगर F2 इज ग्रेटर देन F1 होता तो रिजल्टेंट किधर अप्लाई करता? F2 की तरफ, यानी रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता। तो अगर हम ये बोले कि अगर दोनों फोर्स बराबर होता तो एकदम बीचों बीच, इसलिए दोनों देखो बराबर था ना, तो एकदम हम बराबर ही गए थे। यानी कि तो एकदम बीचों बीच F1 इज इक्वल टू F2। ये F रिजल्टेंट लिख लेना, रिजल्ट, ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करिए। अभी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़े कुछ? ये लॉजिक सबको समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन दे, ठीक है, यहां तक उतार लिए ना। अब कोई बोला था कि सर 3 फोर्सेस होगा तो क्या करेंगे? उतार लिए? तुम उतारे? नहीं उतार लेंगे, नहीं उतारो, हम रुक सकते हैं। तो बीचों बीच रिजल्टेंट कब जाएगा?
जब दोनों फोर्स बराबर हो। ठीक है, उतार लिए। तो मान के चलो कि तुम्हारे पास एक एक बॉडी में मान के चलो 3 फोर्सेस लगा। क्या हो गया? 40 40 और इधर लेते हैं कुछ 80। ठीक है, आपको खाली विजुलाइज करना है, अभी विजुलाइज कि वो बॉडी किस तरफ जा सकता है। सिर्फ आइडिया लगाओ, अभी हम कुछ वैल्यूज नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आइडिया लगाओ कि वो बॉडी किधर की ओर जा सकता है। कॉपी में हम देखते हैं किसका एक्यूरेसी ज्यादा है। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि ये बॉडी किस तरफ जाएगा, सिर्फ विजुलाइज। नेक्स्ट क्लास में हम वो ऐप ही तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, वो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में। हम जितना पढ़ाएंगे ना वो वीडियोस उसी ऐप में मिल जाएगा, आराम से देखते रहना तुम लोग। ठीक है, वो आप बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में सब बता देंगे। 40 पे जाना, 40 की तरफ। ठीक है, देखते हैं। ये एंगल लगभग लिख लो 45 डिग्री। ठीक है, लगभग। ठीक है, लगभग एक ऐसे ही। चलो देखें, बताएं। अब देखो, बचपन में हम लोग क्या सीख करते थे? पहले हम लोग सीखते थे कि 2 + 3 बताओ कितना होता था, 5 सीख लिए थे। फिर पूछा था कि 2 + 3 + 8 कितना होता था। तो हम लोग पहले क्या करते थे? पहले 2 और 3 को ऐड करते थे, फिर जो आता था उसको किसके साथ ऐड करते थे? 8 के साथ। वही बुद्धि यहाँ लगाना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 40 और ये 40, अब इसको भूल जाओ। इस 40 और इस 40 का रिजल्टेंट किधर? इन दोनों को एकदम बीचों बीच के। तो लगभग ये इन दोनों के लिए ये इधर जाएगा। इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। अब आपको ये देखना है कि इसका और बचा हुआ इसका, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीचों बीच। तो कहीं ना कहीं तो होगा, यानी हमेशा फोर्स बता सकते हो कहीं ना कहीं इधर होगा, एक एजम्पशन की तरह। थोड़ा सा क्लास 9th में आओगे तो ये हम सिखा भी देंगे कि ये वाला जो नेट फोर्स होता है वो 40√2 टाइम्स होता है। तो 40√2 और 80 दोनों में से कौन बड़ा है? 80 बड़ा है। तो यानी कि रिजल्टेंट किधर लाई करेगा? 80 की तरफ। तो इसलिए जो हम ये वाला बनाएंगे हल्का सा कुछ ऐसा जाता है। समझ में आया? तो ये 40√2 ये सब जो पढ़ना है वो क्लास 9th के लिए कुछ बचा के रखो, है ना, सब अभी नहीं पढ़ना है।
ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हमारे पास 15 मिनट है, 10 8 15 मिनट, 15 में 16, 8 मिनट आपका रिवीजन के लिए और 8 मिनट हम क्वेश्चन पूछेंगे। सब लग जाओ फटाक से।